अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हमने कई तरीक़ों पर गौर किया, लेकिन कोई तरीक़ा भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था। यहाँ तक कि हम किसी तरह पाशे को जान से भी मार देते तो भी शादा की उड़ियाँ तस्वीरें अपना काम दिखा सकती थीं। फिर क्या करना है? आखिर तैमूर ने थक कर कहा, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ सोचना है। 8 पहर की मोहलत पूरी होने दो। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ है? हाँ तैमूर, मैंने कच्ची दीवार से टेक लगाते हुए कहा। मैं उस हरामी को एक ऐसा जवाब देना चाहता हूँ जो ये मुद्दत तक याद रखे और इस जैसे दूसरे हरामियों को भी सबक हासिल हो। कोई इशारा तो दो, तैमूर ने कहा। बस ये समझ लो कि पाशे जैसे बहुत कम हरामजादों के साथ किसी ने इस तरह का काम किया होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी 8 पहर पूरे होने दो। 8 पहर पूरे होने के बाद मैं मछली फार्म पहुंचा। मछली फार्म अब गंदे पानी का एक बड़ा जोहड़ बन चुका था। उस तरफ का सारा रकबा बर्बाद हो गया था। मुकदमे की कार्रवाई जारी थी। मैंने खेतों में काम करते हुए एक मोखल को पैगाम देकर मोखल पाशा की तरफ भेजा। पैगाम ये था कि 8 पहर पूरे हो गए हैं, उसका जवाब क्या है? मैंने तकरीबन 1 घंटा शेरे और फ़तेह मोहम्मद के पास बैठकर इंतज़ार किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। मेरा अंदाज़ा था कि मोखल पाशा इस वक्त नशे में धुत होगा। कोई रखेल या नौजवान नौकरानी उसकी बगल में होगी। उसने पैगाम ले जाने वाले की माँ बहन एक की होगी और हो सकता है कि मुझे भी गालियाँ दी हों। मैं 2 बजे के करीब राजवाल वापस आ गया। पिछले 7-8 रोज़ में नसरुल्लाह के साथी शबीर के ज़रिए मैं मोखल पाशा के मुतल्लक अहम मालूमात हासिल कर चुका था। कुछ दिन पहले समीना की बड़ी बहन शादा ने पाशा की एक बहन का जिक्र किया था। मैंने उस बहन के बारे में टोह लगवाई। ये मोखल पाशा की बाप की तरफ से सुतीली बहन थी। उसका नाम मुख्तारा था, मगर उसे मुखा मुखा कहा जाता था। कोई 1 साल पहले उसे तलाक हो गई थी, बच्चा कोई नहीं था। ये भी कहा जाता था कि मियाँ बीवी के झगड़े के बाद मोखल पाशा ने मुखा के शोहर को बुरी तरह मारा पीटा था और उसे मर्दाना सिफात से महरूम कर दिया था। कम अज़ कम कहा तो यही जाता था। बाहर तौर मुखा अब अपने एक मामे के साथ मनावन गांव में रहती थी। मैं वो घर देख चुका था और मुखा के दोनों मामों का डेरा भी मुलाहिजा कर चुका था। दोनों मामों को हनीफ डिप्पू वाला और शरीफ डिप्पू वाला कहा जाता था। जिस घर में मुखा रहती थी उसमें मुखा के दोनों मामों के अलावा एक मामूजाद भाई और एक नौकरानी भी रहती थी। उसके अलावा एक मामी भी थी। डेरा गांव से 1-1.5 मील दूर था। मर्द शाम के बाद ही घर लौटते थे। शाम के वक्त आम तौर पर रोज़ाना डेरे पर शराब का दौर भी चलता था। अगले रोज़ मैं और तैमूर अपने तांगे पर लंबा सफ़र करके डस्के पहुँचे। रास्ते में तैमूर मुझसे मुसलसल पूछता रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं पहले तो उसे टालता रहा, फिर बता दिया कि डस्के की फ़लाँ गली में जा रहे हैं। गली का नाम सुनकर तैमूर चौंका। ये गली रंगबाजी के लिए मशहूर थी। शराब, गाना और जुआ सब कुछ यहाँ चलता था। वहाँ करना क्या है? तैमूर ने हैरान होकर पूछा। वही जो सारे शरीफ शुरफा करते हैं, अपना रौनक अली भी करता है। यार तू मजाक कर रहा है? मजाक की क्या बात है इसमें? क्या हम यहाँ आते नहीं रहे? और एक बार तो पता है सब कुछ हो ही गया था। वो तो पुरानी बात है। अब तो तू खैर से तौबा शोबा कर चुका है या नहीं? यार जिसके लिए तौबा की थी अब वही मुंह फेर रही है तो तौबा में क्या असर रह जाना है? मैंने अंगड़ाई लेकर आंखें बंद करते हुए कहा। यानी तेरा मतलब है? हाँ यार तैमूर, बिल्किस का गम यूं गलत करना चाहता हूँ कि बस कुछ याद ना रहे। उसने तांगा चलाते चलाते बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखा, फिर सिगरेट का लंबा कश लेकर बोला, तू मुझे उल्लू बना रहा है, बात कुछ और है। चल फिर और बात है तो साजे केटू के घर के सामने तांगा रोक ले।
साजा केटू हम दोनों का मुश्तरका दोस्त था। कभी कभार रजब में हम शुगल मेले के लिए इधर उधर का रुख करते थे तो सज्जाद यानी साजा केटू भी हमारे साथ शामिल हो जाता था। अब काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। 2 मिनट बाद हम साजे केटू के घर के सामने खड़े थे और वो केटू सिगरेट का धुआं हमारे मुंह पर फेंकते हुए ज़रा हैरत से हमारी तरफ देख रहा था। केटू का अच्छी तरह मालूम था कि आजकल मैं जागीर की मुलाजमत कर रहा हूँ और वहाँ मेरा काफ़ी टहका शहका है। कोई 3 महीने पहले वो मुझसे मिलने मेरे गांव मुरादाबाद भी आया था। रस्मी बातों के फ़ौरन बाद मैं असल मौजू पर आ गया। मैंने केटू से कहा, 2 ज़बरदस्त किस्म की पटाखा डांसरों का इंतज़ाम करना है और साथ में 2 बड़ी बोतलें शराब भी। क्या तेरे काके के खतने हैं? काके को भूल जाओ, लगता है गंगाराम अब कंवारा ही मरेगा। तैमूर ने मुझ पर चोट की। मैंने कहा, यार मजाक बाद में होता रहेगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 2 अच्छी सी डांसरें चुन लो, उनसे रात गुजारने की बात भी कर लो और अभी इसी वक्त उन्हें नामा भी दे दो। नामा एक मकामी लफ्ज़ था जो यार लोग तवाइफों के एडवांस के लिए इस्तेमाल करते थे, पर बुक कहाँ के लिए करना है? ख़ास मनावा पिंड के लिए। और ये लो नामे की रकम, पूरे 8,000 हैं, लेकिन इसी में सब कुछ करना है। दोनों तवाइफें, 3 साजिंदे, शराब और रस्ते का खाना पीना, समझ रहे हो ना? और हाँ, तांगे और कोचवान का खर्चा भी। केटू ने लंबा कश खींचकर असबात में सर हिलाया। अगले 5-10 मिनट में सब कुछ तय हो गया। अपनी कोई शनाख्त दिए बगैर केटू ने 2 तवाइफें मनावा के लिए बुक करनी थी। एड्रेस मुखा के दोनों मामों के डेरे का था। तवाइफों को अपने लवाजमात के साथ शाम के फ़ौरन बाद डेरे पर पहुंच जाना था और डेरेदारों को बताना था कि उन्हें उनके किसी दोस्त ने डस्के से बुक करके यहाँ भेजा है और नामा वगैरह भी दे दिया है। यानी ये डेरे वालों के लिए एक तरह से सरप्राइज़ तोहफ़ा था। रंगीन मिजाज ज़मींदारों और चौधरियों वगैरह में इस किस्म की शौखियों का हमेशा रवाज रहा है। हम केटू के घर बैठे रहे। हमारी मौजूदगी में ही वो गया और सारा काम खुश असलूबी से करके वापस आ गया। उसने बस एक इजाफी काम किया था और वो ये कि जब नायका ने पूछा कि लड़कियों को बुक करवाने वाला असल बंदा कौन है, तो साजे ने यूं ही कह दिया कि कला वाला गांव का बंदा है। साजे की बस यूं ही कही हुई बात आगे चलकर हमारे लिए करामत साबित हुई। हमने दोपहर का खाना केटू के साथ खाया और वापस आ गए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि प्लान पूरी तरह कामयाब रहेगा। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर बाद मैं और तैमूर घोड़ों पर सवार मनावा गांव पहुंच गए। कड़ाके की सर्दी थी। शाम होते ही धुंध फैलना शुरू हो गई थी। हमने गर्म चादरों की बुकलें इस तरह मार रखी थीं कि चेहरे भी चादरों में छुप गए थे। हम दोनों के पास भरे हुए पिस्तौल थे। इसके अलावा तैमूर के पास कपड़े का एक छोटा सा थैला भी था। हमने अपनी घोड़ियाँ गांव की आबादी से बाहर ही दरख्तों में बांध दीं। हनीफ और शरीफ के घर का जायज़ा हम 1-2 दिन पहले ही ले चुके थे। घर का अहाता काफ़ी खुला था। 4 दीवारी भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम बड़ी एहतियात के साथ घर के पिछवाड़े की तरफ से घर में दाखिल हो गए। अहाते की एक तरफ छप्पर थे जिनके नीचे भैंसें और 1-2 बकरियां बंधी हुई थीं। एक भैंस अजीब अंदाज में डकरा रही थी। शायद उसे 1-8 दिन में बच्चा होने वाला था। अहाते में मुकम्मल तारीकी थी। बस 1-2 कमरों के दरवाज़ों में से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। एक औरत तेज़ कदमों से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थी और वो उसमें हाथ चलाती हुई आ रही थी। वो उस ख़तरे से बेखबर थी जो हम दोनों की शक्ल में था और एक तारीक कोने में छुपा हुआ था। ये नौकरानी है। तैमूर ने जवां साल औरत की तरफ देखते हुए सरगोशी की। उसने छोटी बाल्टी डकराने वाली भैंस के सामने रखी। शायद चारे में कोई दवा वगैरह मिलाई गई थी। उसने अपनी रवानी में भैंस को मुखातिब करते हुए कहा, नी की रोला पाया होयाई, हुण चुप कर जा ते आ खा लै। यही वक्त था जब मैंने लपक कर नौकरानी को दबोच लिया। मेरी चौड़ी हथेली ने उसके मुंह को इतने अच्छे तरीके से दबाया था कि वो बस घुटी घुटी सी आवाज़ें निकाल पाई थी। उसका नरम गुदाज जिस्म पूरी शिद्दत से मेरी बाहों में मचला, लेकिन फिर मेरी सरसराती सरगोशी ने उसे साकित कर दिया। ये देख,
میرے ہاتھوں میں پستول ہے، میں نے کہا۔ اگر شور مچائے گی تو اسی جگہ ڈھیر کر دوں گا، چپ رہے گی تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور ذرا دیر میں چلے جائیں گے۔ نوکرانی کی گھگی بند گئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح ڈر گئی ہے اور ہدایت کے مطابق عمل کرے گی تو میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ میں نے پستول اس کی گردن پر رکھے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس نے دہشت سے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، خالہ جی اور چھوٹی باجی، بس دونوں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ منت ترلا کرنے لگی کہ ہم اسے کچھ نہ کہیں۔ یہ صورتحال ہماری توقع کے عین مطابق تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، وہ ڈیرے پر موج میلے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا، وہ نوکرانی کو پستول کے ڈراوے سے احاطے کے ایک کمرے میں لے گیا۔ نوکرانی نے جس کو خالہ کہا تھا وہ یقیناً مکھاں کی مامی تھی اور باجی خود مکھاں تھی۔ دونوں جس کمرے میں موجود تھیں وہاں دروازے کی درزوں سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ میرے سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ پاشا جیسے بد فطرت اور عیار لوگوں کے لیے میں ایسی ہی آگ محسوس کرتا ہوں، اور پھر پاشا والے واقعے کا تعلق والی جی اور بلقیس سے تھا، اور ان دونوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ابھی تک والی جی کی وہ اتری ہوئی کلائی موجود تھی جسے انہوں نے کئی ہفتے اپنی چادر کے نیچے چھپائے رکھا تھا۔ اس کلائی کو اپنے منہ زور جھٹکے سے زخمی کرنے والا موکھل پاشا ہی تھا، اور اب جو کچھ وہ سیدھی سادھی سمینہ کے ساتھ کر رہا تھا وہ بھی قابل معافی نہیں تھا۔ میں نے کمرے کے بند دروازے کو تھپتھپایا تو وہ کھل گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ مکھاں کی مامی ہوگی، مگر وہ مکھاں خود تھی۔ میرا منہ سر چادر کے ڈھاٹے میں چھپا ہوا تھا۔ مکھاں نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ کون ہے؟ اس نے بوجھل آواز میں پوچھا۔ میں نے تیزی سے اندر گھس کر اسے دبوچ لیا۔ وہ صرف ایک بار گھٹی گھٹی آواز میں چلا سکی، پھر میں نے اس کا منہ پوری طاقت سے ڈھانپ لیا۔ وہ خاصی لمبی تڑنگی تھی اور اس کے جسم میں اتھری گھوڑی جیسی طاقت تھی۔ اسے سنبھالنے میں مجھے اپنی پوری طاقت صرف کرنی پڑی۔ قریبی چارپائی پر بھی لحاف موجود تھا اور لحاف کے نیچے بھی کوئی موجود تھا۔ میں مکھاں کے لمبے تڑنگے جسم کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا اور یہاں بھی لالٹین کی روشنی موجود تھی۔ کنپٹی پر لگنے والی چوٹ مکھاں کے لیے توقع سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ صرف 10 منٹ کے بعد کمرے کا نقشہ یہ تھا کہ مکھاں کے دونوں ہاتھ اور پاؤں نائلون کی رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ وہ غوں غاں کی مدھم آوازیں نکال رہی تھی۔ لگتا تھا کہ مجھے حسب توفیق گالیاں دے رہی ہے۔ اس کے بال بکھر چکے تھے اور جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ مکھاں کی ادھیڑ عمر مامی ساتھ والے کمرے میں استراحت کر رہی تھی اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حقہ پیتی تھی اور چلم میں چرس ملا گڑ رکھتی تھی۔ اب بھی وہ چرس کے ہلارے میں تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ پڑھنے والے اس صورتحال کو کس انداز میں لیں گے۔ بہرحال میں کچھ بھی چھپا نہیں رہا ہوں۔ آج اتنے برس بعد سوچتا ہوں کہ شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ میں برائی کو برائی سے ختم کرنے کی خطرناک کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اپنی سفاکی اور اپنے ٹیڑھے پن میں اتنا آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ تیمور اپنے لوڈڈ پستول کے ساتھ نوکرانی پروین کے پاس موجود تھا۔ اس کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تیمور نے باہر کے دروازے پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ اگر کوئی آ جاتا اور ہم خود کو خطرے میں محسوس کرتے تو آسانی کے ساتھ گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر فرار ہو سکتے تھے۔ فی الوقت ہم اس چار دیواری میں پوری طرح حاوی تھے۔ بند کمرے میں بندھی ہوئی لاچار مکھاں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر ایسی کوئی بات دور دور تک میرے ذہن میں نہیں تھی۔ میں صرف ایک کام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تیمور والا تھیلا کھولا۔ اس میں 2 ٹارچوں اور پستول کے 2 فالتو میگزینوں کے علاوہ ایک کیمرہ بھی موجود تھا۔ کیمرے کے ساتھ فلیش گن لگی ہوئی تھی۔ میں نے صرف 3-4 منٹ کے اندر مکھاں کی 10-15 تصویریں کھینچ لیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے جسم پر ایک لحاف پھینکا اور باہر نکل آیا۔ ہماری یہ ساری کارروائی بمشکل 30 منٹ میں مکمل ہو گئی تھی۔
نوکرانی پروین کو پوری طرح ڈرا دھمکا کر ہم نے پچھلے کمرے میں بند کر دیا اور جس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اسی طرح باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد ہم حنیف اور شریف ڈپو والا کے ڈیرے کے نزدیک سے گزرے تو وہاں روشنی نظر آئی اور چھنا چھن کی مدھم آوازیں بھی سنائی دیں۔ طوائفیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں اور تیمور جاگ رہے تھے۔ تیمور میرے ہی کمرے میں تھا۔ ہم پوری طرح الرٹ تھے۔ تیمور بولا، لگتا ہے کہ صبح تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ موکھل پاشا کا دھیان ہماری طرف ہی جانا ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔